नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पाठ है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। सबसे प्रमुख बात यहाँ समझने लायक यह है कि यह 1206 ईस्वी प्रारंभ क्या है। इतिहास को एक हम समय रेखा के आधार पर समझते हैं। माना यह हमारा प्रारंभिक बिंदु या केंद्र बिंदु मान लें। इसे हम ईसा मसीह का जन्म समय मानते हैं और जब इस जन्म समय से पहले की बात आती है तो वह हमारा होगा ईसा पूर्व, और जब इस समय के बाद की बात आती है तो वह आ जाता है ईसा पश्चात। और यहाँ यही बात कही गई है कि जब से भी हमने इतिहास का प्रारंभिक काल माना है तब से लगाकर यह 1206 ईस्वी तक का समय माना गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह 12, और आज हमारा समय है वह यह 2020 का समय है। इस तरह ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का अध्ययन किया जाता है। तो अब बारी है हमारे पाठ की। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता है। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करना हमारा आदर्श है। यानी कि जब से इतिहास और संस्कृति शुरू हुई है तभी से भारत का इतिहास जो है बहुत ही गौरवशाली माना गया है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। भारत के आदर्श जो हैं वह क्या हैं? हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, यानी संपूर्ण विश्व, पूरा जगत हमारा क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम यानी परिवार के रूप में मानना। दूसरा आदर्श हमारा है सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना करना, यानी हम ये चाहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी का कल्याण हो, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये दो हमारे क्या हैं? मुख्य आदर्श हैं। और भारत को प्रारंभ से ही विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा गया है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। उत्खनन यानी खुदाई के आधार पर जो सबूत मिलते हैं उनसे हमारी संस्कृति का प्रभाव इतना बड़ा दिखाई देता है कि पूरे विश्व में छाया हुआ दिखता है। यानी पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले अवशेष हमारी संस्कृति के हमें मिलते हैं। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। यानी यदि यात्रा करनी हो और समुद्र से दूसरी तरफ जाना हो तो ऐसे स्थानों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। आज की बात नहीं करते हुए ये पूर्व की बात, यानी बहुत समय पहले भी भारतीय लोग बड़े बड़े जलयानों, समुद्री जहाजों से यात्रा करते थे और ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों तक पहुंच गए थे और वहां अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। यह स्वाभाविक ही है, मनुष्य जहां भी जाएगा वहां अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा ही भारतीयों ने इन देशों में समुद्री यात्रा करने के बाद अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया।
प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। यानी बंदरगाह क्या, वह स्थान जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, पानी के जहाज आकर रुकते हैं, जाते हैं। नाविक शक्ति, नौसेना की शक्ति, समुद्री सेना की जो शक्ति होती है वह नाविक शक्ति कहलाती है। यानी प्रारंभ से ही भारत की ये शक्तियां बहुत ही विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। भारतीय जल व थल दोनों मार्ग से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपना धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। केवल समुद्र से ही हम लोग यात्रा नहीं करते थे, हम जल मार्ग समुद्र से, थल मार्ग जमीनी मार्ग से संसार के विभिन्न भागों में गए हैं और वहां हमने हमारी संस्कृति का प्रचार किया है। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत का जो भी दर्शन से संबंधित विज्ञान था, ज्योतिष से संबंधित विज्ञान था, स्थापत्य यानी इमारतें बनाना, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत और वैदिक ग्रंथ, वेदों से संबंधित जो भी जानकारी थी वह विश्व में किन्होंने प्रसारित की, साहसी वीरों ने। इन साहसी वीरों का मतलब है जिन्होंने समुद्र से यात्रा की, जिन्होंने जल मार्ग से, जिन्होंने थल मार्ग से यात्रा की और संसार के विभिन्न भागों में पहुंचे। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। भारत में विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ और इसी के आधार पर हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। यहाँ यह समझने की बात है कि भारत की जो संस्कृति है उसको बहुत ही प्राचीन माना गया है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वह समय जब सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, वैदिक सभ्यता विकसित हुई, रामायण यानी राम, सीता, हनुमान जिस काल में हुए, महाभारत जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उन सभ्यताओं का जहां वर्णन किया जाता है, उस समय की संस्कृति के काल को भी भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल वह होता है जिस समय में सबसे अधिक विकास होता है, सबसे अधिक उन्नति होती है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। यानी विश्व के ज्ञान का कोश जो है, ज्ञान का जो भंडार है, उसे वेदों को कहा गया। और ये वेद किसकी देन है? ये वेद भारत की देन है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। स्थापत्य जहां इमारतें, भवन बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बने हुए थे, उस काल को सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल कहा जाता है। सर्वप्रथम हमें इस सभ्यता से, सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही यह पता चलता है कि भवन निर्माण, स्थापत्य कला सबसे अधिक विकसित कहाँ हुई थी। रामायण और महाभारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का विशेष महत्व है। महाजनपद काल क्यों प्रसिद्ध रहा? क्योंकि इस काल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का हमें परिचय प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। यहां समझने वाली बात है कि उत्तर वैदिक काल क्या है। वैदिक काल माना जाता है, वैदिक काल जहां से शुरू होता है, उसके बाद का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। यानी जनपदों का अस्तित्व कब हमें मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में
लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। यानी सर्वप्रथम लोहे का उपयोग कहाँ हुआ? यह हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में। किस समय में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे से क्या हुआ? विभिन्न तकनीकी विकास हुए और इसके कारण मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया। यानी जब लोहे का आविष्कार हो गया तो मनुष्य ने एक समूह के रूप में एक स्थान में अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया। अब जैसे जैसे लोहे का विकास हुआ तो कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का भी विकास हुआ और जब इनका विकास हुआ तो हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही जनजातीय व्यवस्था थी, वह व्यवस्था जब इंसान जंगलों में रहता था उसे जर्जर बना दिया, उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि अब उसका जीवन स्थायित्व को प्राप्त हो गया था, स्थायी जीवन उसको मिल गया था, इसलिए उसका यह जो स्वरूप था जीवन जीने का, जनजातीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक, ईसा पूर्व यानी ईसा से पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। अब देखना है कि यहां बात हो रही है ईसा पूर्व, यानी इस तरफ की बात हो रही है। यहां इस समय यह सारी घटनाएं घटित हुई जब महाजनपद काल प्रारंभ हुआ। महाजनपद काल 600 से 325 ईस्वी पूर्व, यहां से लगाकर यहां तक का समय महाजनपद काल का था। ईसा पूर्व, ईसा का जन्म और ईसा जन्म से पूर्व 325 ईस्वी से लगाकर यहां, इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये इस दिशा से यूं पढ़ा जाता है और जब ईसा बाद की स्थिति पढ़ते हैं तो इस दिशा से यूं पढ़ी जाती है। अब बात आती है महाजनपद काल की। महाजनपद काल का समय अवधि क्या थी? 600 से 325 ईस्वी पूर्व तक की। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इस 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली, लेकिन वो क्या थे? स्वतंत्र थे, राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथ जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, जिसके अनुसार उन्होंने 16 जनपद बताए हैं, वह कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। देखिए, पाठ केवल इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि ये आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में है, बल्कि इसलिए भी पढ़ा जाता है कि भविष्य में जब हम किसी प्रकार की कोई तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें इतिहास का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो यदि हम शुरू से ही इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें हमारी, तो आगे हमें बहुत ही अधिक सहायता मिलती है। तो यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा ग्रंथ था, वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख है? तो वह है हमारा अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की बात की गई है। ये जनपद कौन कौन से हैं? देखिए, काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी, अंग चंपा राजधानी, मगध राजगृह राजधानी, वज्जी विधेय राजधानी, मल कुशावती राजधानी, चेदी शक्तिमती राजधानी, वत्स कौसंभी राजधानी, कौशल अयोध्या राजधानी,
बुद्ध काल जब था, भगवान बुद्ध का जब काल था, उस समय यह क्या है, दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी, कौशल राज्य के उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और कौशल राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पंचाल पंचाल उत्तर पंचाल की राजधानी अक्षित्र थी, दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा, अशशक पोतन अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। एक ही राज्य की दो राजधानी होने का कारण राज्य क्या है, बहुत ही बड़े होते थे और एक जगह से शासन व्यवस्था चलाना कठिन कार्य हो जाता था, इसीलिए उनकी राजधानी दो बना दी जाती थी। गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। ये जो हमारे 16 महाजनपद हैं, इनमें राज्य व्यवस्था दो तरह की थी, यानी दो तरह से शासन चलाए जाते थे। पहला राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। आपको ध्यान है राजतंत्र क्या होता है, जहां राजा शासन करता है। गणतंत्र जहां गण चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे, यानी इन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र राजा कहां कहां हुए थे, कौशल में, वत्स में, अवंती में और मगध में। ये चार जो हमारे हैं, कौशल, वत्स, अवंती, मगध, यहाँ राजतंत्र था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था। यहाँ केवल राजतंत्र ही नहीं थे, यहाँ गणतंत्र भी थे। मुख्य राजतंत्र और मुख्य गणतंत्र, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमार गिरी के भाग, अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, रामग्रह के कोल्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधे। ये जो हैं, ये गणतंत्र के उदाहरण है, जबकि ये चार क्या हैं, ये राजतंत्र के उदाहरण है। इस समय अवधि में दो प्रकार के शासन व्यवस्था थी, गणतंत्र और राजतंत्र। महाजनपद काल का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हमें पता चलता है कि महाजनपद काल उस समय 16 थे। अब बारी आती है राजस्थान के प्रमुख जनपद की। क्योंकि भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है राजस्थान, और राजस्थान का प्रमुख जनपदों का अब हम अध्ययन करते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब देखना है कि राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात करने वाले लोग कहां से आए थे। ये लोग पंजाब, क्योंकि यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन ये जातियां क्या है, राजस्थान में आ गई और यहाँ पर निवास करने लगी। और इन्हीं के आगमन के पश्चात, इन्हीं के कारण क्या है, राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, सूत्रपात होना प्रारंभ हुआ। राजस्थान के प्रमुख जनपद ये थे। जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। यानी जिस समय महाभारत का काल माना जाता है, जिस समय को हम महाभारत का समय मानते हैं, उस समय में आज के बीकानेर और जोधपुर को जांगल देश कहा जाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगाल और माद्रे जांगाल भी मिलता है। यानी जांगाल प्रदेश को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं।
जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर। और आज हम इसी अहिच्छत्रपुर को नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? जांगलधर बादशाह, क्योंकि इनका जंगल प्रदेश पर स्वामित्व था। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। हर राज्य का एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है। उसी तरह बीकानेर राज्य का जो उस समय चिन्ह था उस पर जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। दूसरा प्रमुख जनपद राजस्थान का था मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। आज जो जयपुर प्रदेश है उसी को मत्स्य जनपद कहा जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। चंबल से लगाकर सरस्वती नदी तक का क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। आज का जो भरतपुर है, आज का जो अलवर है, उसका कुछ भाग भी मत्स्य जनपद में आता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट नाम से जाना जाता है। आज जो बैराट है वही मत्स्य राज्य की राजधानी थी। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यानी मत्स्य जनपद की जो स्पष्ट जानकारी है, एकदम उसका साफ सुथरा इतिहास हमें बिंदुसार से पहले नहीं मिलता। महाभारत में कहा गया है कि शाहज नाम का एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। यह महाभारत के अनुसार जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राजा का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। यानी धीरे धीरे बाद में मत्स्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। शूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित है। आज का जो ब्रज प्रदेश है उसमें शूरसेन महाजनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मेथरा कहते थे। यानी यूनानी लेखकों ने शूरसेन राज्य का नाम क्या दिया? शूरसेनोई, और इसकी राजधानी को मेथुरा। ये दो नाम यूनानी लेखकों के अनुसार दिए गए हैं, जबकि भारतीय लेखकों के या भारतीय इतिहास में ये राज्य का नाम था शूरसेन और राजधानी थी मथुरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भगवान कृष्ण की जब बात आती है तो उसका संबंध शूरसेन से माना जाता है। यादव, भगवान कृष्ण यादव वंशी थे। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। आज के जो भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले हैं उसके भाग इसके अंतर्गत थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। वासुदेव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। अगला है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। यहाँ शिवी जनपद की बात करी जा रही है और इसकी राजधानी शिवपुर थे। मुख्य राजा सुशीन का वर्णन। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। शिवपुर का स्थान आज कहाँ है? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी शोरकोट नामक स्थान पे। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। यानी यह शिवी जाति पंजाब की थी जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुआ है, जिससे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। यानी
किस तथ्य के आधार पर इसके विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वह है मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हमें शिवी जनपद के विस्तार की जानकारी होती है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। यानी शासन व्यवस्था बेशक गणतंत्रात्मक थी, लेकिन इसकी व्यवस्था किसके पास थी? राजसत्ता, इसकी जो कंट्रोलिंग पावर थी वो किसके पास थी? कुलीन धनवान परिवारों के हाथ में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। ये संथागार क्या है? शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक तरह की कमेटी है, और ये व्यक्ति ही उसमें अपने विचार व्यक्त करते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे। इन्हें अनुय विरोध कहा जाता था। और इन व्यक्ति, ये जो व्यक्ति थे संथागार के प्रमुख व्यक्ति थे, इनको क्या कहा जाता था? अनुय विरोध। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। यानी किसी विषय पर, किसी विषय या सब्जेक्ट पर जब उनमें आपसी एक सलाह नहीं होती थी, उनमें विचारों का मतभेद हो जाता था, तो वहां वोट डलवाए जाते थे, मतदान करा दिया जाता था। मतदान में बहुरंगी शल्काएं काम में ली जाती थी। यह वोटों को गिनने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। जैसे मान लीजिए आप कक्षा में मॉनिटर चुनते हैं, तो पर्ची बना देते हैं उसके नाम की और उसे डाल देते हैं एक मेज पर, एक बर्तन में, और उसके बाद उनको गिन लिया जाता है। वैसा ही यहाँ क्या है, इन चीजों का अलग अलग बहुरंगी विभिन्न रंगों की शल्काएं काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। यानी जनपदों की सबसे बड़ी संस्था क्या थी? संथागार थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। राज्य से संबंधित कोई भी नीति होती थी, उसका निर्णय इसी सभा में, संथागार में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। जिस तरह आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार बटी हुई है, एक देश का शासन चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है, इसी तरह उस समय भी गणराज्यों की शासन व्यवस्था के लिए प्रांतीय और केंद्रीय संथागार होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया। यह निश्चित है कि जब भी किसी चीज का पतन होता है, वह नष्ट होती है, तो उसके बीच में व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाते हैं, आपसी लड़ाई आ जाती है, और वही इन गणराज्यों के साथ हुआ। जब इनमें आपसी फूट पड़ गई, इनमें अलग अलग दल बन गए, तो इनका पतन हो गया, ये नष्ट हो गए। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। कहीं ना कहीं आपसी फूट, गुटबाजी तो इसका कारण थी ही थी, लेकिन कुछ ना कुछ इन राजतंत्रों की नीति भी थी। राजतंत्रों की नीति क्या थी? अपने क्षेत्र को बढ़ाने की। ये अपने क्षेत्र को दिनों दिन बढ़ाते थे, और इस विस्तारवादी नीति के कारण ही क्या हुआ कि इनका पतन हो गया। तो आज के लिए हमारी कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक अच्छी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।